नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर एक बार फिर। कांग्रेस का घोषणा पत्र पहले आया और कांग्रेस का घोषणा पत्र आते ही प्रधानमंत्री महोदय से लेके और सबसे निचले दर्जे के ट्रॉल जो होते हैं उन्होंने शुरू कर दिया कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है, इसमें ये है, इसमें वो है। जबकि कांग्रेस का जो इस बार का घोषणा पत्र है, मैं ये कहूंगा कि रोजगार से लेकर बाकी सारे मुद्दों पर जिस तरह से ध्यान दिया गया है, कम से कम गौर करने लायक तो है ही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का अपना घोषणा पत्र आया है जिसमें बड़ी बड़ी बातें हैं। मुफ्त की जिन चीजों को रेवड़ी कहा करते थे, मुफ्त की बिजली, इतने सारे लोगों को मुफ्त का राशन वगैरह वगैरह, इन सब की बात है। रोजगार शब्द पूरी तरह से गायब है। यहाँ पे मैं याद दिला दूं कि 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष की बात की थी पहले घोषणा पत्र में। जब 2014 में चुनाव हुए थे तब 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष की बात की थी, और 10 साल जब पूरे हो चुके हैं तो कम से कम हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 10 सालों में क्या क्या किया गया है, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन वहां वो नहीं मिली। इसके साथ साथ एक चीज जो लगातार देखी जा रही है वो ये कि कभी दक्षिण से, कभी अयोध्या से, कभी मेरठ से अरुण गोविल जो राम की भूमिका करते थे और राम का फोटो लेकर वोट मांग रहे हैं, उन्होंने भी फाइनली ये बयान दिया। और ऐसे तमाम सारे लोगों ने बयान दिया कि 400 पार इसलिए जरूरी है ताकि संविधान बदला जा सके। उधर प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता है। मुझे लगता है कि उनको कहना चाहिए था कि गोलवरकर भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर तो हमारे संविधान के रचयिता थे, सर्जक थे, शिल्पी थे। उसका कोई विरोध कर रहा था तो वो गोलवरकर साहब कर रहे थे। हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक हैं जो वर्तमान के साथ साथ इतिहास पर भी नजर रखते हैं, उनसे हम नियमित बात करते रहते हैं। ऑल योर्स अपनी तरीके से। हाँ जी अशोक जी, बहुत धन्यवाद। आपने भूलवश मुगलिया कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद कहा है मुगलिया छाप है। हमारी स्क्रीन पर हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे वो दृश्य जो दैनिक भास्कर नाम के अखबार का प्रेजेंटेशन है। साथ साथ दोनों खबरें हैं, एक नरेंद्र मोदी की और एक राहुल गांधी की बातों की। उसमें देखिए मोदी जी कह रहे हैं इंडी वाले मुगलिया सोच के सावन में मटन उड़ाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो 30 लाख पद भरे जाएंगे। ये दोनों हेडलाइन इस बात का प्रतीक हैं कि नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं, देश को क्या परोस रहे हैं, और कांग्रेस या राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उन्हें मुगलिया सोच दिखाई दी, उन्हें मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दी, जबकि एक भी बिंदु वे बता नहीं पाए कि कांग्रेस के उस घोषणा पत्र में कौन सी ऐसी चीज है जिस पर मुगलिया सोच या मुस्लिम लीग की छाप है। दूसरी बड़ी बात जो हम पहले भी कर चुके हैं कि देखिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को लाने के लिए लंबा परिश्रम किया, बहुत दिन लगाए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नवंबर या दिसंबर 2023 में कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में इसे उतारा था और पूछा था लोगों से, जनता से, नागरिकों से कहा था कि अपने सुझाव दें। और उसके बाद उन्होंने मार्च में अपना घोषणा पत्र, जैसे वो न्याय पत्र कह रहे हैं, जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो मुश्किल से 13 दिन 14 दिन पहले एक कमेटी बनाई, घोषणा पत्र समिति, और उसके बाद अपना ये गारंटी पत्र लागू कर दिया, घोषित कर दिया, लोगों के सामने रख दिया। न तो उसमें जनता से कोई रायशुमारी की गई, न अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कुछ पूछा गया कि इस बार जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है, हमें क्या सर देना चाहिए लोगों को। यही वजह है कि दोनों घोषणा पत्रों में जमीन और आसमान का फर्क दिखाई देता है। पहला फर्क तो बीजेपी के घोषणा पत्र पर हम रेखांकित कर लें कि उसका नाम बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं है, उसका नाम है मोदी की गारंटी। यानी अब भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बचा। मैं हमेशा से कहता आया हूं बीजेपी मोदी शाह के युग में कोई पार्टी बची ही नहीं है। वो दो लोगों प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। मैं यही शब्द का इस्तेमाल करता रहा हूं, मोदी शाह एसोसिएट, मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड। जी बिल्कुल, आपने ऐसा ही याद दिलाया। तो आप सोचिए एक राजनीतिक दल इतना व्यक्ति केंद्रित हो गया है, जो विचारधारा उनका जो पितृ संगठन है, मातृ संगठन है आरएसएस, वो व्यक्तिवाद से दूर जाने की बात करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। उसमें एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो गया है, वो व्यक्ति स्वयं भी दिन रात सिर्फ अपना नाम लेता है। मैं कई बार ये जिज्ञासा जाहिर कर चुका हूं
क्या पूरी दुनिया में कोई और व्यक्ति है जो अपना खुद का नाम पूरे दिन में इतनी बार लेता हो जितनी बार हमारे हमारे माननीय। है तो नहीं राकेश भाई, लेकिन थे बहुत सारे। मैं नाम नहीं यहां लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तानाशाह रहे हैं जो अपना नाम खुद लिया करते थे, जो कभी भी मैं नहीं बोलते थे, आई नहीं बोलते थे, अपना नाम लेकर बोलते थे। ये एक तथ्य है जो मैं यहाँ रख रहा हूं, कभी जरूरत बिल्कुल पड़ने पे बिल्कुल, डिटेल में बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन पर तमाम फिल्में बनी हैं, लोग देख सकते हैं। शिंडलर्स लिस्ट से बिल्कुल। लेकर और तमाम उस तरह डिक्टेटर वगैरह, मालूम पड़ जाएगा कि अपना नाम सुमिरन करने वाले लोगों का अंतिम तौर पर कैसा और कौन क्या हश्र हुआ था। खैर, बात चल रही है घोषणा पत्र की, तो मोदी की गारंटी नाम से पार्टी ने यह बता दिया है कि अब वो एक राजनीतिक दल नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का कुनबा है। चलिए, हमें उस पर भी आपत्ति नहीं है, ठीक है, आपने उसको मोदी गारंटी नाम दे दिया, लेकिन उसमें है क्या? गारंटी किस बात की दी है आपने? उन्हें ऐसा लगता है कि भारत का जो मतदाता है, खास तौर से उनका जो टीजी है, उनका जो टारगेट ग्रुप है, बहुसंख्यक समाज, उसे वे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, यूसीसी के नाम पर भरमा सकते हो। उन्हें लगता है कि इसके जरिए ये कह दिया जाएगा, जनता को बता दिया जाएगा, इससे बाकी सब टाइट हो जाएंगे। दूसरा, एक देश एक चुनाव, इसका अल्लाह भी हम लोग देख चुके हैं। विशेष सत्र बुलाया गया था, ऐसा लग रहा था हम और आपको भी कि शायद उसमें इसको लेकर कोई कानून ले आएंगे, कोई परिवर्तन कर देंगे संविधान में। वो नहीं कर पाए थे। जब आप अभी इतने बड़े चुनाव में जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं एक साथ, एक दिन, दो चरण, तीन चरण में चुनाव नहीं करा पा रहे, 7 चरण में आप पूरा चुनाव करवा रहे हैं लोकसभा का, तो एक दिन में पूरे देश का लोकसभा चुनाव, आम चुनाव और तमाम 50 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कैसे करवा लेंगे? अब आते हैं उनकी गारंटियों पर, जो उन्होंने पिछले वर्षों में, पिछले 2 चुनावों में दी थी। 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार, किसानों की आय दुगनी, 100 स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन, कुछ भी हासिल नहीं हुआ देश को। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने उसे जुमला पत्र कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा। अब आते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, न्याय पत्र पर, जिसकी हम लोग तुलनात्मक व्याख्या कर रहे हैं। हमारे लिए दोनों राजनीतिक दल हैं, हमें तो दोनों को एक दृष्टि से देखना है। कांग्रेस ने क्या परोसा है? कांग्रेस ने रोजगार की बात की है। सबसे पहले उन्होंने कहा है 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। महंगाई की और बात ये की ये है। वो पद हैं, ये वो पद हैं जो सरकारी नौकरियों में खाली हैं। ऐसा नहीं है खाली कि है। 30 लाख अतिरिक्त अतिरिक्त कोई, मतलब ये बात मैं जानबूझ के आपको टोक के कह रहा हूं, क्योंकि कई जगहों पे मैंने देखा इस तरह की बात हो रही है। हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। जहां 5 लोग काम करते थे, वहां एक आदमी काम कर रहा है। उन्हीं पदों को भरने की सिर्फ बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी, और ये मुमकिन है। तेजस्वी यादव ने बिहार में करके दिखा दिया, 5 लाख लोगों को नौकरी देकर। पद खाली हैं, इसका नमूना तो मध्य प्रदेश है अपने आप में। अशोक जी, मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, नए पद सृजित नहीं करना है। बैकलॉग के इतने पद खाली हैं, तमाम सारे पद खाली हैं। और शिवराज सिंह सरकार जब थी, 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह ने एक टारगेट लिया था कि 1 लाख पदों की भर्ती कर देंगे 15 अगस्त से पहले। अंततः चुनाव आ गया, चुनाव हो गया, सरकार बन गई, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री पद से जाते रहे, लेकिन उन पदों की भर्ती पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि वो सिर्फ एक चुनावी स्टंट था। वे जानते थे इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है, जो तेजस्वी ने अपनाई थी। तो कांग्रेस जिन मुद्दों पर की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, वे तो बीजेपी के घोषणा पत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं बहुत चलते फिरते तौर पर रोजगार, कहीं 2 जगह शब्द आया है बीजेपी के 76 पेज के घोषणा पत्र में, मोदी की गारंटीज में। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी हताश है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। इसलिए उसने कुल मिलाकर ये 2 मुद्दे रखे, समान नागरिक संहिता का और एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव से जनता को सीधे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो कोई बहुत उद्वेलित नहीं होती, उसे क्या फर्क पड़ता है एक बार में चुनाव हो जाए, कि हर साल एक चुनाव हो। सरकारी संसाधनों का नुकसान होता है, हम सब जानते हैं कि लंबे बार बार चुनाव से सरकार पर खर्चा भी आता है, हमारे दैनिक कामकाज भी प्रभावित होते हैं, विकास कार्य प्रभावित होते हैं, आचार संहिता लग जाती है महीनों के लिए। अच्छी बात है, लेकिन वो क्या इस तरह संभव है? क्या वो सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? ये देखना बाकी है। फिलहाल अगर दोनों चुनावी घोषणा पत्र का अगर आकलन करें,
तो कांग्रेस ने इसमें बाजी मार ली है। जनता के बीच भी इसका संदेश गया है। और बहुत जरूरी बात यह कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का तो प्रचार मोदी जी ने खुद ही इतना ज्यादा कर दिया है कि राहुल गांधी और खड़गे जी जो कह रहे हैं घर घर इसको पहुंचा दे, उन्हें जरूरत नहीं है। बीजेपी ने खुद पहुंचवा दिया। मोदी जी ने इतनी बार उसका जिक्र कर दिया है कि लोग पीडीएफ निकाल निकाल कर पढ़ रहे हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व की देखा देखी मध्य प्रदेश ने भी अपना घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया, जिस पर हम आगे बात करेंगे। जी अशोक जी। उसके पहले एक सवाल ले लूं, जैसे अभी एक सीएसडीएस का सर्वे आया था, मैंने उस पर वीडियो भी किया था, जी जिसमें यह कहा गया कि सिर्फ 2% लोग हिंदुत्व पे वोट देंगे और 8% लोग राम मंदिर पे वोट देंगे। उसके साथ भाई साहब एक खबर ये आई कि राम मंदिर के लिए जो उड़ानें शुरू हुई थी, स्पेशल उड़ानें शुरू हुई थी पटना से, जयपुर से और भी शहरों से अयोध्या के लिए। अयोध्या में नया एयरपोर्ट बना था, जबकि अयोध्या के मतलब बिल्कुल पास में लखनऊ है, जहां बहुत पहले से बहुत चलता हुआ एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन अयोध्या में अलग से एयरपोर्ट बनाया गया और उड़ानें शुरू हुई। और अब खबर आ रही है कि चूंकि यात्री नहीं मिल रहे हैं, इसलिए 3 शहरों से डायरेक्ट उड़ानें बंद की जा चुकी हैं। और मैं कुशीनगर में देख चुका हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे ही बहुत तामझाम के साथ एयरपोर्ट बना और आज वो एयरपोर्ट खाली पड़ा है क्योंकि वहां एक भी उड़ान नहीं आती। खैर, मामला राम मंदिर का था कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह का हल्ला मचाया गया था और जिस तरह का माहौल बनाया गया था, खासतौर पे हमारे गोदी मीडिया ने बनाया था कि इस बार का चुनाव तो राम मंदिर पर ही होगा। इस खबर की रोशनी में देखें और बीजेपी के घोषणा पत्र की रोशनी में देखें, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी भी ये समझ चुकी है कि राम मंदिर उतना बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बन पाएगा जितना वो सोच रहे थे? मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि घोषणा पत्र में कोई बहुत ज्यादा उल्लेख उन बातों का नहीं किया उन्होंने। राम मंदिर का जब मसला गरमाया हुआ था, हम और आपको भी ऐसा लग रहा था कि हम जानते हैं हमारे देश की जनता बड़ी धर्म भीरू है, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती है। जिस तरह से सरकार ने तैयारी की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, उससे लग रहा था कि 48 दिन तक लगातार अयोध्या में कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम हुए भी होंगे, लेकिन हमें सचमुच में जानकारी नहीं मिली कि 22 जनवरी के बाद और क्या क्या वहां हुआ। हुए होंगे गीत संगीत के कार्यक्रम, नृत्य नाटिकाएं हुई होंगी, पर उससे पूरे देश में कोई हलचल नहीं बची। और ये वाकई में आश्चर्य की बात है कि जिस मुद्दे को लेकर हम सब लोग सशंकित थे, उसको सशंकित इसलिए भी कहना चाहिए कि धर्म की राजनीति जब भी आगे जाती है तो वो सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। 22 जनवरी के बाद अगले 22 दिन तक भी राम मंदिर का मुद्दा जनता के बीच में नहीं चला। बीजेपी शायद इस बात को समझ गई। सीएसडीएस जैसे सर्वे और तमाम सर्वे, संघ अपना भी सर्वे कराता रहता है, संघ के सर्वे की भी बात आ रही है, वो तो कह रहे हैं 200 सीटें नहीं आने वाली। हम नहीं जानते वो सर्वे सही है या गलत है, लेकिन बीजेपी को ऐसा लगा होगा कि नहीं, अब इस मुद्दे को ज्यादा गरमाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर सिर्फ 8% लोग ही राम मंदिर को मुद्दा मान रहे हैं, वोट आप कह रहे हैं 2% लोग देने वाले हैं, दो क्या, मैं तो कह रहा हूं अगर 10% भी दें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी बचे लोग तो अच्छा, रोजगार की बात इनमें कर से रहे हैं। 10% में से भी बड़ी संख्या तो उन्हीं की होगी जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर हैं, जो वैसे भी बीजेपी को वोट देते। बिल्कुल सही बात है। जब भी इस तरह के सर्वे होते हैं, हम नहीं जानते, हमें तो अपनी जिंदगी में आज तक कोई सर्वेयर नहीं मिला अशोक जी। किसी भी चुनाव और से मैं पहले प्री और मैं आप जानते हैं कि जिंदगी भर सर्वे की ही नौकरी करता रहा हूं। आज आपने सर्वे की नौकरी की है, लेकिन वो दूसरे तरह के सर्वे थे। आपके तो बिल्कुल। बहुत प्रामाणिक और आधिकारिक सर्वे होते हैं जिस विभाग में जी। आप थे। लेकिन चुनावों को लेकर जिस तरह के सर्वे का दावा सर्वे एजेंसी या यूट्यूब चैनल करते, तमाम सारे चैनल्स करते हैं, आजकल यूट्यूब चैनल भी करने लगे हैं, हम उसे भी सही मान लें। अगर उस सर्वे को भी सही मान लें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जो 8% या 10% अब भी ये कह रहे हैं, तो वे तो परंपरागत रूप से संघ के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, विचारधारा के समर्थक होते हैं, और हर विचारधारा के होते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर सिर्फ उनके भरोसे चुनाव जीतने की कल्पना की जा रही है तो बीजेपी चुनाव जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही। बाकी का जो प्रतिशत है, जो इन सर्वे में ही आया है कि लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में 50%, सीएसडीएस 50%। गरीबी और बेरोजगारी मिलाकर 50%। 50% तो 50% तो बहुत होता है। 30-35%, 29% पे सरकार बनी थी पिछली बार बीजेपी 2014 में, फिर बिल्कुल। आए हैं 37-39 पर। तो अगर 50% में से और 10% और निकाल दीजिए जो डुलमुल वोटर होते हैं, अगर 39-40% मतदाता गरीबी और बेरोजगारी पर बात कर रहा है, वोट देते समय उसे ये याद रहा कि उसके घर में बैठा हुआ बेटा या बेटी बेरोजगार है,
तो बीजेपी की राह आसान नहीं है। मजेदार बात यह है अशोक जी कि प्रधानमंत्री जी मिथ्या वाचन में डिलीट हासिल है। बीजेपी और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये कहाँ का आंकड़ा है भाई? कोई आंकड़ा इसे सिद्ध नहीं कर सकता। यूपीए 2 में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए थे। ये गरीबी रेखा से 25 करोड़ कब ले आए? वो आंकड़ा कहां से आया? आप जिस विभाग में थे, ये सारे सर्वे उसकी जिम्मेदारी में भी आते हैं। आप जानते हैं कि इतने लोग गरीबी रेखा से अगर ऊपर आ गए होते तो फिर बीजेपी को अपने गारंटी उसके पत्र में उसके बारे में बता दूं भाई 2029 साहब तक। आपको, जी, आपको आसानी होगी जोड़ लेंगे तो, कि उस विभाग के गरीबी और बेरोजगारी से जुड़े हुए ज्यादातर सर्विस बंद करा दिए गए हैं जी। ये आपकी बस आपको जोड़ने के लिए मैंने बताया। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं ये बात मुझे ध्यान में नहीं थी, बीच में पढ़ी थी इस बारे में खबर कि वो सर्वे ही बंद करा दिए गए और कई ऐसे आंकड़े हैं जो होते भी हैं तो उन आंकड़ों को जारी करना बंद करा दिया है सरकार ने। विधिवत नियम बना दिया है कि आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे लेकिन जारी नहीं होंगे, यानी देश नहीं जान सकेगा। फिर भी अगर मोदी जी ऐसा कह रहे हैं तो अपने घोषणा पत्र में आप 2029 तक इन 81 या 85 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे तो फिर अनाज देने में 5 किलो अनाज देने में उस संख्या को तो कम करते। यानी ये योजना जो यूपीए सरकार की थी, गारंटी वाली योजना, उसको पहले तो आप खिल्ली उड़ा रहे थे, उसकी मनरेगा का मखौल उड़ा रहे थे, संसद में खड़े होकर कह रहे थे ये यूपीए की विफलता का स्मारक है लेकिन हम इसको चालू रखेंगे। अब आप 2029 तक 5 किलो अनाज देने की गारंटी दे रहे हैं अपने पत्र में, और योजना कब की बना रहे हैं? 2047। मोदी जी बीच में कह रहे थे मेरे पास 1000 साल का विजन है। 1000 साल में धरती ही पूरी बदल जाएगी, देश तो छोड़िए, पता नहीं अस्तित्व बचेगा कि नहीं दुनिया का, लेकिन 1000 साल के आगे की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए मुद्दा है नहीं कोई। वे मुद्दों की तलाश में है। मैं बार बार कह रहा हूं, उनको हर दिन राहुल गांधी के भाषणों में, मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों में, या छोटे से छोटे किसी नेता के भाषण में बोलने में हुई भूल चूक, शब्दों के हेर फेर की तलाश रहती है। उसको मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसा कोई मुद्दा अब तक उसे नहीं मिल पाया। जी अशोक जी। एक मुद्दा जरूर मिला है जिसका मैंने जिक्र किया था अपने ओपनिंग में, कि जी। अब राम गोविल, मैं उनको कह रहा हूं, अरुण गोविल जो हैं, जो राम की भूमिका करते थे, जिनको मेरठ से अचानक टिकट दिया गया, पहले वो कांग्रेस के लिए भी प्रचार कर चुके हैं। तो वो आज उनका बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। मैं दावा कर सकता हूं कि अरुण गोविल से अगर पूछा जाए अकेले में 1 to 1 बिठा के कि भाई संविधान में क्या बदलोगे और क्या रहने दोगे, तो वो नहीं बता पाएंगे। उनको ये भी नहीं पता है कि मेरठ में चुनाव के मुद्दे क्या है, मेरठ में जनता के मुद्दे क्या है। खैर, उनको छोड़ दें। अयोध्या से, चूंकि अयोध्या एक महत्वपूर्ण लोकसभा बन जाती है, लोकसभा जी। वहां से लल्लू सिंह जी का बयान आ चुका है कि हम संविधान बदलेंगे 400 पार होगा। तो कई लोगों के, अनंत हेगड़े से ये शुरू हुआ था और कई लोगों का ये बयान आ चुका है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंबेडकर जी भी आ जाएं, बाबा साहब भी आ जाएं, तो भी संविधान बदल नहीं सकते हैं। तो कहीं ये मुद्दा तो नहीं है, एक मुंह से कहा जा रहा है संविधान बदल नहीं सकते हैं, और ये कहना कि बाबा साहब भी आ जाएं, मतलब पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं कि जिन बाबा साहब ने संविधान बनाया है वो आकर बदलना होगा, तो इसमें जो कमियां आई हैं उन कमियों को बदलेंगे, मूल भावना नहीं बदलेंगे। तो एक बाबा साहब का नाम लिया जाए और नीचे के लोग लगातार कहते रहे कि हम संविधान बदलेंगे 400 पार पे, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वैसे ही ना हो जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या इस तरह का कुछ मुद्दा चलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे अलग अलग मुंह से कही गई बातों पर एक बात याद आती है। प्रभाष जोशी जी हम सबके बड़े अ, सम्माननीय संपादक और पत्रकार रहे। प्रभाष जी कहा करते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये जो विचारधारा है, ये कई अलग अलग मुंह का एक विशेष तरह का जीव है। उसका नाम मैं उच्चारित नहीं करना चाहता। वो एक मुंह कुछ और कहता है, बाकी कुछ और कहते हैं, और सब जानते हैं कि असल मंशा क्या है। संविधान को लेकर भी यही बात है। बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी सब जानते हैं कि उनकी असल मंशा क्या है, वे चाहते क्या है। इसलिए वे लहरें गिनने के लिए पत्थर कंकड़ किसी और से फेंकवाते हैं, अपने ही किसी व्यक्ति के हाथों से, फिर लहरें गिनते हैं, बैलून टेस्ट करते हैं, हवा भरते हैं, गुब्बारे में उड़ा देते हैं, देखते हैं कितनी ऊपर तक जाता है, जनता के बीच प्रतिक्रिया देखते हैं,
आपने बिल्कुल ठीक कहा था शुरू में कि बाबा साहब का नाम क्यों ले रहे हैं, वे गोलवलकर कर लेते, वे हेडगेवार का नाम लेते। वे इसलिए उनका नाम नहीं लेंगे कि हम तुरंत याद दिला देंगे, अशोक कुमार पांडे जी तुरंत याद दिला देंगे कि गुरु गोलवलकर ने कहा था कि हमें ऐसा संविधान कभी मंजूर नहीं होगा। 14 अगस्त 1948 या 1949 में तारीख भूल रहा हूं, उनका जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें तो आलेख 48 छपा था। 48 अड़तालीस 1948। 14 अगस्त 1948 को ऑर्गेनाइजर में संघ का जो मुखपत्र है उसमें आलेख लिखा गया था कि हमको ये संविधान मंजूर नहीं है। उन्हें तिरंगा भी मंजूर नहीं था, तिरंगा उनके लिए अपशकुन था, उनके लिए 3 का अंक ही अपशकुन था। और आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को संविधान और तिरंगा इसलिए मंजूर नहीं है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में रत रहे लोगों का द्वारा बनाया हुआ, उनके द्वारा हासिल किया गया, और स्वतंत्रता संग्राम में संघ कहीं था नहीं। इसीलिए कर्नाटक के मंत्री थे ईश्वरप्पा, इस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पता नहीं कौन सा संसदीय क्षेत्र है उनका। उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि 150 साल लग सकते हैं लेकिन एक न एक दिन लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएगा। 5 भगवा झंडा सांसद कम से कम, सॉरी क्षमा कीजिए, भगवा झंडा फहराएगा। अब उनकी बीजेपी ने ये हालत कर दी कि उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन चलते हुए इस लोकसभा चुनाव में कम से कम 3-4 सांसद कह चुके हैं संविधान बदलना है। एक वो राजस्थान की कोई महिला सांसद है, वे कह चुकी हैं, उनका नाम हम भूल रहे हैं। क्या पार्टी नेतृत्व ने सीधे उनसे कोई उन्हें निर्देश दिया जो लोग ऐसा कह रहे हैं? संविधान बिल्कुल पवित्र चीज है, संविधान में संशोधन होते रहे, संविधान में आगे भी संशोधन होंगे, लेकिन वे वैसे संशोधन है जिनकी जरूरत होगी। बीजेपी और आरएसएस जो संशोधन करना चाहती है वो हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ने वाला कदम होगा। इसलिए अलग अलग मुंह से कही गई बात के जरिए वो जो उनका कोर वोटर है, वो जो उनका टारगेट ग्रुप है, उसे वे संदेश देना चाहते हैं कि निश्चिंत रहो, एक बार 400 सीटें आ जाने दो, हम संविधान बदल देंगे, इसमें से सेक्युलर शब्द हटा देंगे, इसमें से समाजवादी शब्द हटा देंगे, धर्म, ये ऐसे शब्द जो इनके लिए अपशब्द जैसे हैं उन्हें हटा देंगे। तो ये भरोसा वे बीच बीच में दिलवाते रहते हैं अपने वोटर को कि मोदी जी भले मंच से ये कह रहे हो कि बाबा साहब भी आ जाएं तो नहीं बदल पाएंगे संविधान, लेकिन निश्चिंत रहो, संविधान हम बदलेंगे। तो ये लोग लिटमस पेपर टेस्ट कर रहे हैं बार बार समाज का। और हमारी आशंका अब भी यही है कि अंदर खाने इनका जो पन्ना प्रमुख है, इनका जो संघ का स्वयंसेवक है, वो घर घर जाकर ये कह रहा होगा चुनाव प्रचार में कि इस बार 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल के दिखा देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 2047 में जब राष्ट्रीय, क्षमा कीजिए, अगले साल ही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष जब होगा 2025 में, तब लाल किले पर भगवा फहराया जाएगा। मोदी जी वहां से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। इनका मतदाता तो बाकायदा, इनके मतदाता को यही कहा जा रहा होगा, असली लड़ाई यही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की असली लड़ाई ये है। जो खतरा ये सारे लोग अपने अपने बयानों से, अपने भाषणों से हम सबके सामने रखते रहते हैं। जी अशोक जी। मध्य प्रदेश में जो आप बता रहे थे कि अलग से एक घोषणा पत्र किया गया है, उस पर थोड़ी सी बात करके बात खत्म करें, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है कि स्टेट ने अपना अलग घोषणा पत्र दिया है। जी, मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अलग से घोषणा पत्र जारी किया। उसे यहाँ लेकिन गारंटी नाम नहीं दिया है, जहां तक मेरे ध्यान में अभी आया, अभी आधा घंटे पहले जारी किया है भाजपा का मध्य प्रदेश का घोषणा पत्र। उसमें अब एक घोषणा कर रहे हैं कि हर लोकसभा सीट में एक मेडिकल कॉलेज होगा। अशोक जी, मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की स्थिति ये है कि दतिया में मेडिकल कॉलेज है, श्योपुर में मेडिकल कॉलेज है, शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन स्थिति ये है न तो सभी विभागों के वहां प्रोफेसर हैं, न मेडिकल कॉलेज की पात्रता के लिए जितने बेड का अस्पताल चाहिए होता है, जितने ओटी चाहिए होता है, वो सब नहीं है। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं हर लोकसभा सीट पर एक मेडिकल कॉलेज होगा। पिछले दिनों का एक शायद आईआईटी का कोई वीडियो चल रहा है, जेपी नड्डा कहीं दक्षिण में कह के आए थे कि बन गया, वो खाली 4 दीवारी वहां दिखाई दे रही है, 4 दीवारी एम्स का चल रहा है, और उसमें वहां कुछ भी नहीं, 4 दीवारी भी नहीं है, शिलान्यास दिखाई दे रहा है। वहां तो 4 दीवारी थोड़ी बहुत दिख भी रही है। दरभंगा के एम्स को आपने देखा था, कितना सुंदर था वो, कितना उसका हरा बहुत भरा सुंदर दरभंगा का एम्स था जी।
तो इस तरह के जुमले मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आज परोसे हैं। इसमें एक चीज और है, सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। अब ये सैटेलाइट सिटी क्या है हमको नहीं मालूम, वो शहर कैसा होगा, सीधे उसका नियंत्रण किसी सैटेलाइट से होगा, आर्यभट्ट अंतरिक्ष से कोई हमारा सैटेलाइट घूमता होगा, मध्य प्रदेश के इन शहरों का नियंत्रण वहां से होगा, हमारी जानकारी में नहीं है। एयर एम्बुलेंस की बात कही है कि मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस होगी, अभी उसका करार हो चुका है मध्य प्रदेश सरकार का किसी के साथ। सड़कों पर चलने वाली एम्बुलेंस नहीं है। हर महीने ऐसे दृश्य सामने आते हैं कि एम्बुलेंस नहीं होने के कारण शव को लोग कंधे पर ले जा रहे हैं, कोई रिक्शे पर ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में ले जा रहा है। ऐसी तस्वीरें और वीडियो यहाँ सामने आते रहते हैं। पहले सड़क पर चलने वाले एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, तब एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करना बेहतर होगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है जो स्थिति केंद्र के घोषणा पत्र की है वही मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र की है। जनता के असली मुद्दे गायब है। जैसे मोदी जी वहां पर बुलेट ट्रेन चलवाने वाले हैं जो 2017 में चलनी थी, अहमदाबाद मुंबई के बीच में आज तक नहीं चली। अब इधर उत्तर भारत में भी कहीं बुलेट ट्रेन चलवाने वाले हैं। तो जनता को अब तय करना है कि उसे रोजगार चाहिए, 30 लाख नौकरियों का घोषणा पत्र उसे ठीक लग रहा है, या हिंदू राष्ट्र का सपना परोसने वालों के घोषणा पत्र ठीक लग रहा है, ये उसे तय करना है। ये अशोक जी। दो बातें बताकर, दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार ये गरीब दिल्ली में घूमने आया और उसका जो मित्र था वो उसको कोई 5 सितारा 5 स्टार होटल दिखा रहा था और बाहर से बता रहा था कि इसमें सारा एसी होता है, इसमें 5,000 की कॉफी होती है, इसमें ऐसे सोने की व्यवस्था होती है, सब होती है, देखो दिल्ली का कितना विकास हुआ है। तो गांव से आए हुए उसके सीधे साधे दोस्त ने पलट के पूछा कि ये बताओ इसमें अंदर जा सकते हो? तो ऐसा विकास जिसमें आप अंदर नहीं जा सकते हैं, ऐसा एयर एम्बुलेंस जिसकी आप फीस नहीं दे सकते हैं, ऐसी ट्रेन जिसका किराया आप नहीं दे सकते हैं, वो आपके किस काम की है? और किराया देने के लिए, उस लायक होने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है रोजगार, गरीबी को दूर करना और आम आदमी तक सुविधाओं को पहुंचाना। दूसरी बात हिंदू राष्ट्र की है। हिंदू राष्ट्र को सुन के हमेशा ऐसे लगता है कि हिंदुओं का एक देश बन जाएगा, ठीक है, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र के साथ साथ दक्षिण पंथ जब आता है तो अपनी दक्षिणपंथी अर्थव्यवस्था भी लेकर आता है। तो वो जैसा भी हिंदू राष्ट्र होगा उसके असली राजा होंगे अदानी अंबानी, और कुछ नए लोग पैदा हो जाएंगे। एक तरफ ये भ्रम दिखाया जाएगा कि कोई हिंदू राष्ट्र बन गया है और दूसरी तरफ आपके पॉकेट की आखिरी दमड़ी, आखिरी पैसा भी छीन लिया जाएगा ताकि अदानी अंबानी का ग्रोथ हो सके, क्योंकि अब वही विकास है जो अदानी अंबानी का प्रॉफिट है। तो डिटेल में आज बात की राकेश भाई ने दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र पे। एक बात मैं आपको बता दूं और आपने ध्यान दिया होगा कि मैं या राकेश भाई जब भी बात करते हैं तो अगर लगा के बात करते हैं। जिन भी सर्वेस की बात हो रही है हम उसके हिस्सा नहीं है, हम नहीं जानते हैं वो सर्वे कैसे किया गया है। डेटा हमारे सामने है और उसके आधार पर हम एनालिसिस करते हैं कि अगर वो डेटा सही है तो ये हो सकता है। इसलिए मेरे चैनल पे कम से कम ये उम्मीद मत कीजिए कि हम सीटों की संख्या बताएंगे या एग्जैक्टली कोई फाइनल डिसीजन देखें। जो सामने है उसके आधार पर जो विवेचना संभव है वो विवेचना हम करते हैं। अगर आपको पसंद आती है इसको दूर तक पहुंचाइए, अगर नहीं पसंद आती है तो कमेंट में उसका कारण बताइए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हम अंतिम सत्य नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।